अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैंने आखिरी कुछ वीडियोस जो बनाया था वो वीडियोस आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। जैसे आप लोग जानते हैं मैं जब से इस्तांबुल आया हूँ कोशिश करता हूँ कि जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं मैं उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। तो मुझे ज़्यादातर जो चीज़ की इंक्वायरीज मेल्स और मैसेजेस वगैरह आते हैं मैं कोशिश करता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो उस टाइप पे बनाऊँ, उस टॉपिक पे बनाऊँ। मुझे आप लोगों ने पूछा कि इस्तांबुल में प्रॉपर्टीज़ क्या रेंज में है, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया तो मैंने वो बताया। फिर उसके बाद में आप लोगों ने मुझसे पूछा कि रेंट, उससे पहले पूछा था रेंटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किस किस्म की होती है, कैसी मिल जाती है, तो मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया था। आखिरी 2-3 दिन से ये वीडियोस बनाने के बाद में कुछ इंक्वायरीज बार बार आने लगी मुझे, कुछ सवाल, जिसमें से सबसे पहला ये था कि टर्की में सिटीजनशिप रियल एस्टेट से कैसे लिया जाता है। ठीक है, मैंने जनरली इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे लगा था इसके ऊपर और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाया है, तो मैंने सोचा कि ऐसे कॉमन टॉपिक्स पे मुझे नहीं बनाना था। लेकिन क्योंकि इतने सारे लोगों ने मेरे को कॉल किया और यही सवाल पूछे, तो एक है कि टर्की में सिटीजनशिप कैसी ली जाती है। दूसरा, टर्की में हम प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं, टर्की में रेसिडेंसी कैसी मिलती है। मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर सबसे ज़्यादा किस्म के जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं एक एक करके आपको वो सब क्वेश्चंस का जवाब दूँ और ये प्रोसीजर पूरा पूरा समझाऊँ मैं। दोस्तों, समझाने से पहले आज इस्तांबुल के मौसम के बारे में आपको एक झलक दिखाते हैं। दोस्तों, आज वीडियो बनाना आसान हो गया क्योंकि काफ़ी स्नो हुई थी। तो मंडे का दिन है लेकिन हम लोग कोई निकले ही नहीं, मैं भी नहीं गया। और सैटरडे इवनिंग से ही माशाल्लाह काफ़ी स्नो हुई है इस बार। लास्ट ईयर के बनिस्बत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पानी के रिजर्व्स वगैरह भी ये साल इंशाल्लाह इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है, बारिश भी ठीक ठाक सी हुई है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाह रहा था आप लोगों को एक झलक बता दूं कि मेरे घर से जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस जगह पे नज़ारा कैसा है और मौसम कैसा है। तो एक फ़ील आ जाता है कि मेरे आसपास में फ़िलहाल कैसा क्लाइमेट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को शॉर्ट रखने की, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है और इस पे इस्तांबुल में आने से पहले और आने के बाद में कुछ यहाँ के काफ़ी जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे कुछ 3-4 लॉयर्स है जिसमें से एक हमारे लॉयर है और 2-3 लॉयर्स है जब मैं मेरा लॉयर फाइनल करने के लिए मिला था। ठीक है, तो उनसे चीज़ें टाइम एंड अगेन मैंने वेरीफाई किया हूँ, तब जाके मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट हैंड और रिलायबल लोगों से ही मैंने इन्फॉर्मेशन ली है और इसको बार बार हमने क्रॉस चेक की है। सबसे कॉमन सवाल कि टर्किश सिटीजनशिप कैसी ली जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो डिटेल्स है, दूसरे सवाल है जो फॉलो करेंगे, मैं एक एक करके आपको उसका जवाब देता हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली टर्किश सिटीजनशिप लेने के कुछ 4-5 कॉमन तरीके हैं। ठीक है, जिसमें से एक है कि अगर आप टर्किश रियल एस्टेट में $2.5 लाख, $2.5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं टर्किश रियल एस्टेट में, तो आपको टर्किश सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, दूसरा रास्ता है, अगर आप टर्किश बैंक्स में या फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो टर्किश बैंक्स में, बॉन्ड्स में, जो $5 लाख का है, तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। पहला तरीका $2.5 लाख रियल एस्टेट में, दूसरा $5 लाख फिक्स कैपिटल्स में, बैंक्स में, एफडीज में, बॉन्ड्स में अगर आप रखते हो तो भी मिल जाती है। ठीक है, ये तीसरा रास्ता जो है वो, अगर आप टर्की में कोई बिजनेस सेटअप करते हो जिसमें आप 50 टर्किश नेशनल अगर आप रिक्रूट करते हो तो भी आपको टर्किश सिटीजनशिप मिल जाती है। चौथा रास्ता ये है, अगर कोई टर्की में टर्किश नेशनल से शादी कर रहा है तो भी आपको टर्किश सिटीजनशिप मिल जाती है। ये 4 तरीके हैं। इसमें से दोस्तों सबसे कॉमन
और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है वो है टर्किश सिटीजनशिप बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। 85% जो टर्किश सिटीजनशिप जनरली आज की तारीख में जो ली जाती है वो इस ही तरीके से ली जाती है। $2.5 लाख, तकरीबन इंडियन रुपीस में 2 करोड़ रुपए बनते हैं। 2 करोड़ रुपए, ये एक प्री अप्रूव प्लान है। मतलब अगर आपने 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले ली तो आपको मिलना ही मिलना है। और तरीका दोस्तों ये है, टर्किश प्रॉपर्टी आपने रियल एस्टेट रखी है, $2.5 लाख की नहीं है, अगर उससे $2.5 लाख की कोई भी कम अमाउंट की है, $1 लाख, $1.5 लाख की है, और अगर आपने टर्किश रेसिडेंसी रखी है 5 साल तक बाय रियल एस्टेट, तो भी 5 साल के बाद में आपको यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर टर्किश सिटीजनशिप। लेकिन $2.5 लाख में इंस्टेंट है, आपको आप इतनी लोगे तो फौरन मिल जाएगी। दूसरा जो प्रोग्राम है जो रियल एस्टेट रेसिडेंसी के थ्रू है वो 5 साल का है, और 5 साल बाद अगर कुछ उसकी शर्तें हैं, 5 साल अगर आप ये सारी शर्तें पूरी करोगे तो आपको मिल सकती है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत से लोगों का बोलना है कि वो मिलेगी आपको, आप उस तरीके से जाओगे तो मिलेगी। तो आज मैं जो पहला है $2.5 लाख वाला प्रोग्राम टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट 3 से 6 महीने के बारे में, इसके लिए काफ़ी लोगों के सवाल थे, तो मैंने इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन जमा किया हूँ आज मैं इसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद में मेरी अगली वीडियो होगी, उस पर मैं बताऊंगा कि रेसिडेंसी के थ्रू कैसे ली जाती है और रेसिडेंसी कैसे मिलती है। उसके बाद में मेरी जो तीसरी वीडियो मैं बनाऊंगा, इंशाल्लाह ये वीक में मैं बैक टू बैक कोशिश करूंगा इसके ऊपर वीडियोस बनाने की। तीसरी जो मेरी वीडियो होगी वो प्रोसीजर कैसा होता है प्रॉपर्टी बाय करने का और सिटीजनशिप लेने का। पहले तो आज मैं ये आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसके ऊपर आपको डिटेल्स दूंगा। दोस्तों $2.5 लाख तकरीबन इंडियन रुपीस में 2 करोड़ रुपए के आसपास अमाउंट होते हैं। सबसे पहला आने वाला सवाल कि ये सिटीजनशिप किसको किसको मिलेगी। अगर कोई घर लेता है तो घर के कितने मेंबर्स को मिलेगी, किसको किसको मिलेगी। इसके ऊपर जो कानून है, टर्किश सिटीजनशिप जो भी अप्लाई करता है या जो भी शख्स लेता है उसको, उसकी वाइफ को और उसके 18 साल के नीचे के बच्चों को, फॉर एग्जांपल अगर कोई लेडी लेती है, आपके स्पाउस को मिलेगी बेसिकली। अगर कोई लेडी के नाम पे प्रॉपर्टी है $2.5 लाख की, उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो उसको उसके 18 साल के बच्चों को और उसके स्पाउस को, यानी कि उसके हस्बैंड को, ठीक है, ये लोग इंक्लूड हो सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। दूसरा सवाल, कितने वक्त में मिलेगी। ठीक है, आपकी परचेज होती है $2.5 लाख की, आप जैसे ये प्रॉपर्टी का परचेज कर लेते हो 2 करोड़ रुपए के आसपास में, तो आपकी परचेज होने के 3 से 6 महीने का वक्त लगता है। ठीक है, 3 से 6 महीने के अंदर आपको टर्किश सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि ये एक प्रॉपर्टी लूँगा $2.5 लाख की तो मिलेगी, 2 लूँगा तो मिलेगी, कितने ले सकता हूँ। आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है $2.5 लाख, आप 1 फ्लैट ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन 5 या 10 मिलने भी चाहिए। इसके ऊपर कानून तो कोई नहीं है जनरली। अब इसके ऊपर इसी को लेकर के एक दूसरा सवाल आता है कि जनरली घर कितने का मिलता है टर्की में। तो अगर ये एक सवाल ऐसा है जिसका प्रिसाइज जवाब तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि टर्की में 20 लाख रुपए से जनरली ठीक ठाक से घर 20 लाख इंडियन रुपीस के अंदर मैंने देखा हूँ 20 लाख रुपए से आपको 5 करोड़ का भी एक घर मिल सकता है, 10 करोड़ का भी एक घर मिल सकता है। तो ये बहुत सस्ते भी ऑप्शंस है और बहुत महंगे भी ऑप्शन है। तो लेकिन एक एवरेज घर, अगर अच्छे डिसेंट घरों की बात करूँ मैंने, अगर आप जो देखा है उसके हिसाब से, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन से कितना नज़दीक है, ट्रांसपोर्टेशन से कितना दूर है, कौन से एरिया में है, यहाँ का जो सेंटर है मजीदी को शिशली तकसीम, तो ये सेंटर से कितना दूर है,
इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। और ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से कॉस्ट पता चलती है। लेकिन अगर आपको एक जनरल बताऊँ तो बेसिक 1 बेडरूम हॉल किचन, 1+1 बोला जाता है इसको, 1 बेडरूम हॉल किचन मिनिमम 2 लाख टेले, इंडियन रुपीज़ में 20 लाख रुपए से लेके 40 लाख से 50 लाख तक। जैसे मैंने बोला बहुत सारे फैक्टर्स कि आपको फैसिलिटीज़ क्या है बिल्डिंग में, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है, कौन से एरिया में है। तो 1 बेडरूम हॉल किचन 20 लाख से 50 लाख रुपए के आसपास में, ठीक है। 50 से महंगे भी मिल सकते हैं, लेकिन जनरली जो स्टैंडर्ड के लोग पसंद करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। 2 बेडरूम हॉल किचन, जिसको यहाँ पे 2+1 बोला जाता है, वो 30 लाख रुपए से लेकर के 70-80 लाख रुपए तक की रेंज होती है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि ये रेंज के अंदर घर मिल जाते हैं। जनरली लोग पूछते हैं आप क्या सजेस्ट करोगे सिटीजनशिप प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो कितने फ्लैट्स लेना चाहिए, जनरली क्या ऑप्शन फीजेबल है। मेरा यही होता है बोलना कि 50 से 60 लाख रुपए का एक 2+1 या 3+1, ठीक है। 3+1 3 बेडरूम हॉल किचन हो गया, या 2+1 50 से 60 लाख रुपए के आसपास में आप ले लीजिए, ठीक है। और बचे हुए और 2 अपार्टमेंट्स आप ले लीजिए, ठीक है, 2 या 3, ठीक है। तो आपका रहना हो गया, और जो बचे हुए 50 आपके 60 का, अगर 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हम टोटल बात कर रहे हैं, अगर आप 50 से 60 का ले लिए तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए आपके बचे, ठीक है। वो 1 करोड़ 40 के आप 70-70 के दो, या आप 2-3 अपार्टमेंट में भी स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। और ये बचे हुए अपार्टमेंट्स को आप रेंट पे चढ़ा दीजिए, तो आपका मेजर खर्चा 80-90% या किसी का 100% भी आपकी रेंटल अपार्टमेंट से, अगर आपका एक घर हो गया है, बचे हुए घर आप रेंट पे दे देते हो, तो आपका खर्चा रेंटल इनकम से भी चल सकता है। तो जब तक आप यहाँ पे आते हो, सेटल होते हो, और आपका बिजनेस वगैरह आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। क्योंकि बच्चों को टर्किश स्कूल्स फ्री है, ठीक है। तो मैंने तो अपने बच्चों को टर्किश स्कूल्स में पढ़ाना है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपने बच्चों को टर्किश स्कूल्स में पढ़ाते हैं कि वो कल्चर में मिल जाए, टर्किश लैंग्वेज सीख ले। तो स्कूल्स फ्री है, मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आऊँगा तो आपका ज़्यादातर रेंटल इनकम के ऊपर काम चल जाएगा। तो आप जब तक बिजनेस यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं करते हो, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, योर एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ बाय योर रेंटल इनकम, ठीक है। इसके बाद में मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर कुछ डिटेल्स दूंगा, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप टर्की अलाउ करता है क्या, ठीक है। टर्की डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, लेकिन ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स और सवाल पूछने वाले इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंट से है, ठीक है। तो लेकिन आपने ये भी चेक करना है कि आपकी कंट्री अलाउ करती है क्या, ठीक है। जैसे मुझे पता है इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, तो टर्की के अंदर ये कानून है, आप रख सकते हो, लेकिन इंडिया में ये कानून है, आप नहीं रख सकते। लेकिन इंडिया में एक बहुत अच्छा कानून है जो OCI कहते हैं, OCI कार्ड लगा के। तो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ के NRIs है, या जो इसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, आप अगर टर्किश सिटीजन भी हो, या UK सिटीजन हो, US सिटीजन हो, या कैनेडियन सिटीजन हो, तो आप इंडिया में आपका बिजनेस वगैरह सब सारी चीज़ें कर सकते हो OCI कार्ड लगा करके। तो आप टर्किश पासपोर्ट लेकर के, या US पासपोर्ट, UK पासपोर्ट लेकर के, OCI कार्ड पे आपका जैसा काम, जैसा बिजनेस, जो इंडिया में आपकी एक्टिविटीज़ है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, टर्की में घर कहाँ लेना चाहिए? इस्तांबुल में लेना चाहिए, इस्तांबुल के अलावा दूसरी सिटीज़ में लेना चाहिए? तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपको इस्तांबुल, क्योंकि यहाँ का कमर्शियल हब जैसा है, और मोस्ट प्रॉब्ली सारी इन्वेस्टमेंट्स इस्तांबुल में, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स इस्तांबुल में होती है। कोई लोग रहने के हिसाब से, जिनको एक सेकेंड होम के ऑप्शंस या दूसरे शहर चाहिए, सो आप बुर्सा, इज़मीर, अंतालिया, दूसरे ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर सवाल इस्तांबुल के बारे में होते हैं, तो और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स इस्तांबुल में आती है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। टोटल इस्तांबुल के अंदर, इस्तांबुल एकलौता वाहिद सिटी है पूरे वर्ल्ड में जो 2 कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई है। ज़्यादातर लोगों को पता है, एक तरफ एशियन साइड है, एक तरफ यूरोपियन साइड है।
टोटल इस्तांबुल में 39 डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें से 16 डिस्ट्रिक्ट्स एशियन साइड पे है, 23 डिस्ट्रिक्ट्स यूरोपियन साइड पे है। एशियन साइड के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अच्छे हैं, यूरोपियन साइड्स के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो दोनों के अंदर आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ठीक है। अब जो कॉस्ट है एशियन साइड में कौन से एरिया में कितनी होगी और यूरोपियन साइड में, ये सेंटर से कितनी नज़दीक है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। आपके घर से ट्रांसपोर्टेशन के कितनी करीब है उस पर डिपेंड करेगी। आपकी बिल्डिंग में फैसिलिटीज़ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर कॉस्ट में फ़र्क आएगा। आप अच्छे दोनों एरिया में, वेस्ट एशियन साइड में, यूरोपियन साइड में, दोनों में कुछ कुछ बहुत अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप इनमें ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, तो आपके बजट, आपकी रिक्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें देख करके हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन अच्छा हो सकता है। किस किस किस्म के अपार्टमेंट्स होते हैं, किस किस किस्म के फ्लैट्स होते हैं। जनरली यहाँ पे 1+1 जो 1 बेडरूम हॉल किचन, 2+1 जो 2 बेडरूम हॉल किचन, 3+1 3 बेडरूम हॉल किचन, 4+1 4 बेडरूम हॉल किचन। यहाँ पे किचन 2 किस्म के होते हैं जनरली। एक ओपन अमेरिकन किचन होता है, छोटे छोटे फ्लैट्स में आजकल नई बिल्डिंगों में अमेरिकन किचन ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, जिसको ओपन किचन बोलते हैं। और क्लोज किचन भी होता है। तो ये एक चीज़ है जो मतलब ऐसा है कि कभी कभी अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट डिफर करता है। ये 3+1 2+1 1+1 मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा यहाँ पे डुप्लेक्सेस बहुत कॉमन है, हर काफ़ी बिल्डिंग में आपको डुप्लेक्सेस मिल जाएंगे। तो जब भी डुप्लेक्सेस होते हैं जनरली वो 2+2 3+2 4+2 होते हैं। 2+2 मतलब इसमें 2 हॉल है 2 बेडरूम है, ठीक है। 2+2 2 बेडरूम की 1 बेडरूम की जोड़ी हो गई, 2+2 2 हॉल 2 बेडरूम। 3+2 कैसा होगा? 3+2 में जनरली 1 हॉल और 2 बेडरूम नीचे होंगे और सेकेंड फ्लोर पे जो डुप्लेक्स में 1 हॉल और 1 बेडरूम होगा। 4+2 जनरली 4+2 मतलब एक 2+1 एक 2 बेडरूम हॉल किचन नीचे के फ्लोर पे होगा, एक 2 बेडरूम हॉल किचन ऊपर के फ्लोर पे होगा। इस किस्म के कुछ अपार्टमेंट्स यहाँ पे इस्तांबुल में आपको मिल जाएंगे। टोटल रिटर्न क्या होगा? $2.5 लाख की प्रॉपर्टी पे कोई इन्वेस्ट करता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, तो उस पर क्या इन्वेस्टमेंट होगा और क्या सिर्फ रेसिडेंशियल और कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं या किसी भी? आप रेसिडेंशियल में भी कर सकते हैं, कमर्शियल भी कर सकते हैं। रेसिडेंशियल यहाँ पे लेकिन बहुत अच्छा और सेफ ऑप्शन है और बहुत अच्छे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे यूनिट्स में अगर आपको स्प्लिट करना है, क्योंकि कमर्शियल्स थोड़े महंगे भी हो सकते हैं। अच्छे कमर्शियल्स आपको यहाँ पे हमेशा महंगे मिलेंगे। तो मतलब अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए और अच्छी रिटर्न वाली, तो आपको 2 करोड़ उसी एक प्रॉपर्टी में लगाएंगे तो आपको अच्छी मिलेगी। जनरली अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो तकरीबन आपको $2.5 लाख जो इंडियन रुपीज में 2 करोड़ रुपए होते हैं, उसके ऊपर आपको 80 to 90,000 रुपीज रेंटल रिटर्न आना चाहिए। 5% बोला जाता है, कहीं 5 का 6 भी हो जाता है, 4 भी हो जाता है, डिपेंडिंग आप कैसे अपार्टमेंट्स ले रहे हैं और आपके वहाँ पे रेंटल रिटर्न उस अपार्टमेंट्स पे कैसा है उसके ऊपर डिफर करता है। अगर आप $2.5 लाख से कम की रकम का अपार्टमेंट ले रहे हैं तो क्या मिलेगा? जैसे $1 लाख आप खाली एक अपार्टमेंट लेते हैं, 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख रुपए का। इस शर्त में आपको अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको टर्किश रेसिडेंसी मिलेगी बाय रियल एस्टेट, ठीक है। इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा पूरी कि टर्किश रेसिडेंसी बाय रियल एस्टेट में क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या तरीके से होता है। तो इसके ऊपर ऑल टुगेदर एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब एक सवाल के पासपोर्ट्स पे क्या बेनिफिट है, टर्किश पासपोर्ट लेने पे क्या एडवांटेजेस है? टर्किश पासपोर्ट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, तो आपको काफ़ी जगह आपके पासपोर्ट की वेटेज है, काफ़ी जगह वीज़ा ऑन अराइवल, काफ़ी जगह आपको बिना वीज़ा के भी टर्किश सिटीजन्स को कहीं कहीं वीज़ा भी नहीं है, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये फ़ायदे हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल फ्री है टर्किश सिटीजन्स के लिए, तो वो एक बहुत स्कूल का स्टैंडर्ड अच्छा है, ठीक है।
आपको हेल्थ केयर काफ़ी हद तक सब्सिडाइज्ड है। अगर आप टर्किश सिटीजन है तो 80% तक आपको हेल्थ केयर सब्सिडाइज्ड है। ये कुछ बेसिक 2-3 फ़ायदे हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आपके बच्चे पढ़ाई में मेडिकल में इंटरेस्टेड है, इंजीनियरिंग में है, तो यहाँ पे लोकल्स को तो खास करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है यूनिवर्सिटीज़ में। अगर फॉरेन से भी कोई पढ़ने आ रहा है तो अफोर्डेबल है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और उसका स्टैंडर्ड्स भी अच्छा है, ठीक है। फिर आप टर्किश सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको कंट्री में काम करने में मिलता है कि नहीं मिलता है। जब एक बंदा सिटीजन हो जाता है, ये कुछ सवाल है जो मुझे आते हैं, तो मैं एक ही बार में इसको आंसर कर रहा हूँ। आप काम कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो अगर आप टर्किश सिटीजनशिप ले लेते हो तो। आप में और दूसरे टर्किश नेशनल में यहाँ पे जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट से ले रहे हैं और जो यहाँ पे बाय बर्थ टर्किश सिटीजन है, उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। टर्की की सिटीजनशिप तो ले लूँगा, करूँगा क्या, सबसे बड़ा और अहम सवाल। इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं आते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, आप कौन से फील्ड से है, ठीक है। आपको इंग्लिश, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, टर्किश चलती है, इंग्लिश नहीं चलती है, ठीक है। तो आपने आते साथ में आपको आपकी सारी प्रॉपर्टी लेना, सिटीजनशिप, ये सब करने में आपको 1 साल होते हैं। मतलब 3 से 6 महीने में होती है, लेकिन लोग प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके खरीदने में एक वक्त चला जाता है, ठीक है। तो बिजनेस करने के लिए ऑप्शंस वगैरह बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन कोई भी चीज़ के लिए रश मत कीजिए। और ख़ास करके अगर आप प्रॉपर्टी को रेंटल वगैरह पे चढ़ा रहे हैं तो आपको खर्चे का भी इतना मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो वो 1 आध साल में आप रिसर्च करिए, स्टडी कीजिए। कुछ चीज़ें मैं आपको हिंट्स दूंगा या जो मुझे पता है उसके बारे में। टर्की की लोकेशन अच्छी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काफ़ी काम हो सकता है। टर्की का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, गारमेंट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो। टर्की से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। या यूरोप करीब में है, गल्फ कंट्रीज़ करीब में है। जिसको ट्रेडिंग की नॉलेज हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह की, वो देख सकता है। ऑलिव्स का काम है, ठीक है। ऑलिव ऑयल यहाँ पे हम लोग तो ऑलिव ऑयल के अलावा कोई दूसरा ऑयल ही यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर मैं पूरे महीने पे 10 लोगों के अगर बजट पे भी बताऊँ तो यहाँ पे सनफ्लावर और ऑलिव ऑयल के बजट में हमको 1000 रुपये का भी फ़र्क नहीं आता पूरे महीने पे। तो हम लोग जनरली ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो ऑलिव ऑयल यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है, इसका आप एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में गारमेंट्स है, गारमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर आप काम कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन हमेशा यहाँ का डायनेमिक है ही। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे ऑप्शंस है, क्योंकि ज़मीन सस्ती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अच्छा है, कम है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। कंस्ट्रक्शन को रिलेटेड बहुत सारे बिजनेसेस है, हार्डवेयर है, पेंट्स है, और ये सारों की आपको अगर नॉलेज है आप इस फील्ड में काम कर सकते हो। टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, क्योंकि आपको पता है टर्की में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो इसकी वजह से टूरिज्म को रिलेटेड जो जो बिजनेस हो सकते हैं वो सारे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। इसी के बाद में एक और बहुत अहम सवाल आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, कि टर्की में रहना, घर तो ले लेंगे, खर्चा कितना होता है। इस्तांबुल की बात करूँ तो अगर, और क्या हम लोग वहाँ पे जॉब करके, बिजनेस करके इजीली सर्वाइव कर सकते हैं या कुछ। तो दोस्तों, टर्की की कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाना चाह रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन आज शॉर्ट में बता देता हूँ, और अगर मौका बना तो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल भी प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ करूँगा। ग्रॉसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपकी पोल्ट्री वगैरह, आपका चिकन, मटन, फिश। मैं जनरली आपकी ज़्यादातर जो बॉम्बे और जो सब कॉन्टिनेंट की मेजर बड़ी सिटीज़ है, बॉम्बे, दिल्ली वगैरह, इन सब से आप ग्रॉसरी, चिकन, मटन, फूड, ये सारी चीज़ें कंपेयर करो, एट पार है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं। बॉम्बे से कंपेयर करूँ, क्योंकि बॉम्बे इंडिया की सबसे कॉस्टली सिटी है, तो शायद बहुत सारे फैक्टर्स पे सस्ती है। मतलब ऐसा है, ग्रॉसरी सस्ती है, चिकन, मटन, फूड, चिकन, मटन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सस्ते हैं। लेकिन दिल्ली वगैरह से या दूसरी शायद सिटी से कंपेयर करूँ तो शायद बराबर बोल सकता हूँ मैं। कुछ चीज़ों में टर्की महंगा भी है, जैसे कि गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत महंगी है। यहाँ पे पेट्रोल डीजल इतना महंगा नहीं, लेकिन गाड़ियाँ महंगी है, क्योंकि ये उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी काफ़ी होती है, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल फ़ोन्स, सैमसंग, एप्पल, ये सब, क्योंकि ये बाहर की चीज़ों पे काफ़ी ड्यूटी लगाया है इन्होंने, तो
जो भी चीज़ बाहर से आती है वो थोड़ी महंगी होती है। तो मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ियाँ ये दो चीज़ महंगी है। ओवरऑल लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर एक आम चीज़ देखूँ, स्कूल बच्चों की फ्री है, खाना पीना रहना, जो हमारे यहाँ 3 चीज़ बेसिक होती है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे सस्ती है। हाँ, लेकिन आप गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन्स ये सारी चीज़ें महंगी, ये कुछ चीज़ें महंगी है। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स, अगर यूटिलिटी बिल्स की बात करूँ तो बॉम्बे के हिसाब में थोड़ा कम है, दूसरी शहरों के हिसाब से थोड़ा बराबर, या आप बोल सकते हैं मतलब मेरे ख्याल से दिल्ली वगैरह या दूसरी इंडिया की सिटीज से कंपेयर करूँ या दूसरी सब कॉन्टिनेंट की सिटी से कंपेयर करूँ तो ज़्यादातर लोगों का बोलना है कि बराबर ही है। तो अगर किसी की मतलब ऐसे नहीं कि अगर कोई ऑनलाइन काम करता है या अगर किसी की इनकम रेंटल इनकम कोई इंडिया में है या दूसरी सिटी में है या दुबई में है, तो वो भी यहाँ पे बैठ करके आराम से अपनी उस इनकम से एक इस्तांबुल में सर्वाइव कर सकता है। ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अगर कंपेयर करूँ तो यूरोप की अच्छी कंट्रीज जैसे लंदन हो गई, उसके कंपैरिजन में बोलूँगा नज़दीक का है बिल्कुल। तो ऐसी जगह पे रहने के लिए यूके और अगर ऐसी लंदन वगैरह, ऐसी कनाडा वगैरह से कंपेयर करें हम लोग, तो उसके कंपैरिजन में बहुत सस्ती है, ठीक है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस जैसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। इंफ्रास्ट्रक्चर यूके कनाडा वगैरह से आपको लगभग बराबर मिलेगा। ओवरऑल एक 2+2 की फैमिली, माँ बाप और 2 या 3 बच्चों के अगर आपका घर है तो रहने के लिए क्या खर्चा है, 40 से 50 हज़ार इंडियन रुपीज़, 4 से 5 हज़ार लीरा में। बाकी आदमी अपने हिसाब से खर्चा करता है हर कोई, लेकिन ये एवरेज है 4 से 5 हज़ार लीरा में आपका अगर घर है तो आपका गुजारा हो जाना चाहिए 2+2 या 2+3 की फैमिली। तो दोस्तों मैंने टर्किश सिटीजनशिप के बारे में आपको हाँ, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, अभी मैंने ये पेज देखा तो याद आया मुझे कि क्या मैं प्रॉपर्टीज अलग अलग टाइम पे बाय कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक विजिट लगाया, ये बार 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदा, ठीक है, 2 महीने 3 महीने बाद जाकर के मैं और 2 प्रॉपर्टी खरीद के आहिस्ते आहिस्ते ये 2 करोड़ का बजट पूरा कर सकता हूँ क्या? हाँ, ये मुमकिन है, आप कर सकते हो। लेकिन अभी ये कानून है और जनरली मेरा ख्याल है ऐसा, लोग बोलते हैं कि ख़त्म हो जाएगा ये सिटीजनशिप का प्रोग्राम इन लोग ख़त्म कर देंगे। इसके बारे में किसी को पता नहीं है, किसी को हकीकत नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा वक्त खास करके ये पैंडमिक ख़त्म होने तक तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर कंट्री ने कानून नहीं बदला, ठीक है, तो आप आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी फिर 2-3 महीने बाद 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर के भी आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही टाइम पे आपको ख़रीदना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो लोग पूछते हैं। अगली वीडियो दोस्तों मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा जो है प्रोसेस ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी इन टर्की एंड रेसिडेंसी, गेटिंग रेसिडेंसी इन टर्की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सवालों का जवाब देने में मैं कामयाब रहा हूँगा। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ के बारे में डाउट है या आप लोगों को कुछ सवाल है तो अगेन आप लोग मेरे को लिखिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। शायद ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन काफ़ी सवाल थे इसके ऊपर, इस किस्म की ये सारी चीज़ों पे, तो मैंने सोचा आज इसको ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया। जज़ाकल्लाह खैर दोस्तों। जाते जाते फिर से मैं चाहता हूँ आपको फिर से मेरे घर से आपको नज़ारा बताऊँ अब स्नो का क्या पोजीशन है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए स्नो हो रही है, काफ़ी अच्छा वेदर है और ये हम लोग मिस करते हैं, पता है आपको। इस्तांबुल में ये 5-8 दिन से ज़्यादा, 10 दिन से ज़्यादा ऐसा माहौल नहीं होता और घर में कॉम्बी वगैरह लगी हुई है तो घर में तो गर्म भी नहीं होता। तो शायद हम लोग यहीं से स्विट्ज़रलैंड का भी मज़ा ले लेते हैं ये 5-8 दिन में। तो हम लोग तो ये बर्फ़ को मिस करते हैं और जैसे ही ये मौसम आने वाला रहता है हम लोग सब वेट करते हैं कि यार ये कब फिर से स्नो आएगी। ये मेरे घर का नज़ारा दोस्तों। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह अगली बार मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में।